Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is CVS MCQs. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो एक पेशेंट है 38 ईयर ओल्ड लेडी है, एमरजेंसी में आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, वो भी 5 दिनों से, और उसको चेस्ट पेन और एक्सर्शन भी है और टेम्परेचर भी था 2 हफ्तों पहले। एग्जामिनेशन पर पता लगा कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी एक साइड पे पल्स नहीं आ रही। पल्सलेस डिजीज इज टाकायासु आर्ट्राइटिस। तो डायग्नोस किया है टाकायासु आर्ट्राइटिस। ठीक हो गया। ओके। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी है। अब अयोर्टिक डाइसेक्शन में भी जो पल्स होती है वो एक साइड पे गायब हो सकती है, लेकिन जो टाइप बी डाइसेक्शन होता है ना, उसमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिलती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन भी होता है, लेकिन इसमें पल्सलेस डिजीज़ नहीं होता। एक्यूट मायोकार्डाइटिस में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होती है, उसमें भी पल्सलेसनेस नहीं होती। लेकिन पेरिफेरल आर्टियल एम्बोलिज्म, इसमें पल्सलेस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बाकी फाइंडिंग्स नहीं होती। तो टाकायासु आर्ट्राइटिस ही मेन है। एक बात रट्टा मार लेना कि जब भी एक साइड पे पल्स नहीं मिल रही, रेडियल पल्स नहीं मिल रही, तो क्या क्या हो सकते हैं आपके जहन में। नंबर 1 टाकायासु आर्ट्राइटिस। नंबर 2 अयोर्टिक डाइसेक्शन है जिसने सब क्लेवियन आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही है। नंबर 3 पेरिफेरल आर्टियल एम्बोलिज्म। नंबर 4 ट्रॉमा या हाइड्रोजेनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेडेक, मलेज, जॉइंट पेन है और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ है और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ना ब्लड प्रेशर में डिफरेंस वगैरह मिल रहे हैं। अगर आपको एसिमेट्रिकल पल्स या एसिमेट्रिकल ब्लड प्रेशर मिले तो तब भी आपने टाकायासु आर्ट्राइटिस पे जाना है। इसके बाद देखो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है, तो डायग्नोस किया है टाकायासु आर्ट्राइटिस, जिसने अयोर्टिक रिगर्जिटेशन करवा दिया है। टाकायासु आर्ट्राइटिस लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस होता है, अयोर्टिक आर्च सिंड्रोम भी कहते हैं। 10 से लेकर 40 साल वाली फीमेल्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें एक साइड की जो पल्स है वो गायब हो जाती है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, सिस्टमिक फीचर्स होते हैं वास्कुलाइटिस के, लाइक हेडेक है, अनइक्वल ब्लड प्रेशर मिलता है दोनों अपर लिम्ब में, कैरोटिड ब्रूई मिलती है, पल्स एब्सेंट हो जाती है, क्लॉटिकेशंस होती है, अयोर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। इसकी जो एसोसिएशन है वो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के साथ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरए या सीटी एंजियोग्राफी होती है, ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स होती है। इसके बाद जो इमिड्रियोन होती है वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को बंद कर देती है। क्लास 3 एंटी रिदमिक ड्रग होती है। क्लास 3 में सोटालोल, इमिड्रियोन, इबिटोलाइट, डोफिटेलाइट ये आती है। एट्रियल, नोडल और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इन सब को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, रीपोलराइजेशन को इनहिबिट करती है, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती है, जिसकी वजह से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है। इसके अलावा ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर देती है। अब जो इमिड्रियोन है उसकी जो हाफ लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। डैट इज़ वाई कि जो लॉडिंग डोज है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सेंट्रल वेंस में इन्फ्यूज़ करते हैं क्योंकि पेरिफेरल वेंस में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवाता है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवाता है, और इसका इंटरेक्शन होता है दूसरी ड्रग्स के साथ। ख़ास तौर पर ये है क्या, ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है। ये वारफरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। जब भी आपने इमिड्रियोन देना है तो आपने पेशेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी है, आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने हैं, LFTs कराने हैं, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स कराना है, चेस्ट एक्सरे कराने हैं, और हर 6 महीनों बाद आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं। क्यों? क्योंकि ये थायराइड डिसफंक्शन करवाती है, हाइपो और हाइपर दोनों करवाती है। आइस पर कॉर्नियल डेपोजिशन है, लंग्स में पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, लीवर में भी लीवर फाइब्रोसिस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, स्लेट ग्री अपीयरेंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है। और जब भी आपने इमिड्रियोन स्टार्ट करवानी है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा ज़रूर करानी है टू डिटेक्ट हाइपोकलीमिया, क्योंकि ये ड्रग्स पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है। अगर हाइपोकलीमिया होगा तो इनके रिस्क मज़ीद बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिम्वास्टैटिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ओके, सो सिम्वास्टैटिन होती है, ये HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। जो डी नोवो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस मायोपैथी। अब जो मायोपैथी के जो रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर एडवांसिंग एज है, फीमेल जेंडर है, लो BMI है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो मायोपैथी ज़्यादा होगी। मायोपैथी सिम्वास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि ये लिपोफिलिक होती है। नंबर 2 लीवर इम्पेयरमेंट होती है। तो जब भी आपने कहने का मतलब है ये स्टार्ट करवाने हैं तो LFT बेस लाइन पर चेक कराने हैं फ़ौरन 3 महीनों बाद और 12 महीनों बाद। और जब भी LFTs
तीन गुना से ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको डिसकंटिन्यू कर देना होता है। इसके अलावा ये इंट्रासेरिब्रल हैमरेज को भी बढ़ा देती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है, मैक्रोलाइट्स के साथ कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक हो गया, प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं करना। और स्टैटिन्स किस में इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम पेशेंट जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है लाइक स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होता है, ठीक हो गया। और कब प्रेफर करना होता है, जब कार्डियोवास्कुलर 10 रिस्क, जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर होते हैं 10 ईयर के, वो 10% से ज़्यादा हो, या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो, या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोस हुए हुए 10 साल से ऊपर हो गया हो। स्टैटिन्स को आपने रात के वक्त लेना होता है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है वो सबसे ज़्यादा रात को हो रही होती है, ख़ास तौर पर शॉर्टर स्टैटिन्स के लिए, ठीक हो गया। तो जो नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक जो एटोर्वास्टैटिन है वो आपने 20 mg लेनी है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर मौजूद है, डिजीज़ नहीं है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है डिजीज़ हो चुका है, कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये रट्टा मारना है। प्राइमरी के लिए 20 और सेकेंडरी के लिए 80। इसके बाद आगे है एक 67 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, उसको सिम्वास्टैटिन दिया है हाइपरलिपिडीमिया के लिए। तो इंट्रैक्शन किसके साथ होता है, ग्रेप फ्रूट के साथ होता है, क्योंकि ग्रेप फ्रूट क्या है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, ठीक हो गया। एक इनहिबिटर हमने पढ़ा था साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर, लाइक एक आपका इमिड्रियोन था मेरे ख्याल से, ओके, एक इमिड्रियोन था साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर। दूसरा आपने पढ़ लिया ग्रेप फ्रूट, जो कि क्या होता है, इनहिबिटर होता है इनके मेटाबॉलिज्म का, ठीक हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसका 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर था, डेट इज़ वाई स्टैटिन्स वगैरह एटोर्वास्टैटिन दी होगी 20 mg फॉर प्राइमरी, क्योंकि रिस्क फैक्टर मौजूद है। और इसका जब बेस लाइन पे कराया गया LFT तो वो ज़्यादा था, लेकिन 3 गुना ज़्यादा नहीं है। तो आपने करना क्या होता है, आपने ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना और 1 महीने के बाद आपने LFTs रिपीट करने होते हैं, ओके। अगर LFTs 3 गुना से ज़्यादा हो जाए तब आपने डिसकंटिन्यू करने हैं। ऑलमोस्ट ये है, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो गई है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके। तो किस में आपने स्टैटिन्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना होता। एक पेशेंट है 57 ईयर ओल्ड है जिसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है विद 10 ईयर कार्डियोवास्कुलर, 10 से ज़्यादा होना चाहिए तब आपने इस्तेमाल करना है, 8 वाले पे इस्तेमाल नहीं करने। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको स्टैटिन दी गई है तो LFTs करवाने हैं, फिर क्रेटिन काइनेस बेस लाइन पर, LFTs बेस लाइन पर और हर 3 महीनों बाद, सॉरी LFT बेस लाइन पर, फिर 3 महीनों बाद और 12 महीनों बाद, ये आपने सारे टेस्ट वगैरह कराने हैं, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये है LFT बेस लाइन पे, फिर 3 महीनों पर, फिर 12 महीनों पर। इसके बाद आपने हमेशा रात को लेना होता है, लास्ट थिंग इन द इवनिंग है। जो स्टैटिन्स होती है ना, सिम्वास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन, HMG को रिडक्टेस इनहिबिटर को इनहिबिट कर देते हैं, रात के वक्त लेते हैं, खासतौर पर शॉर्टर स्टैटिन्स। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको स्टैटिन्स लिया है, उसको मायोपैथी हो गई है। कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, लार्ज फॉल इन LDL कोलेस्ट्रॉल, ये रिस्क फैक्टर नहीं है मायोपैथी के लिए। तो जो मायोपैथी है उसके रिस्क फैक्टर क्या होती है, एडवांसिंग एज, फीमेल, लो BMI, डायबिटीज़ मेलाइटस है और लिपोफेलिक स्टैटिन इस्तेमाल कर रहे हो लाइक सिम्वास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन। इसके बाद है कि स्टैटिन इंड्यूस मायोपैथी के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, ओके। तो जो प्राइवास्टैटिन है मोर लाइकली टू काज मायोपैथी, जो मायोपैथी होती है वो सिम्वास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन से ज़्यादा होती है। इसके बाद ऑलमोस्ट हमारे स्टैटिन्स के MCQ ख़त्म हो गया।